हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 या फिर कहना गलत नहीं होगा दोस्तों 2024 बजाज पल्सर N160 डुअल चैनल ABS और जिसमें कंपनी ने अभी DTSI हटा दिया है। तो ये जो हटा दिया है दोस्तों इसकी वजह से क्या यहाँ पर आपको मतलब राइड में चेंज देखने को मिलेगी, प्राइस आपको कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप लोग को यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, एवरीथिंग दोस्तों मैं आप लोगों को इस रिव्यू के दौरान बताने वाला हूँ ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर कट आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि अगर आप 160 सीसी में इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो डेफिनेटली 2024 से आगे आने वाले सालों में आप लोगों के लिए कितना खरीदना ये सही होगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागवाटी फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले जैसे मैं हर वक्त आप लोगों को की बताता हूँ, देख लीजिए बाकी बजाज की नॉर्मल सी की जैसे पहले मिल रहा था वैसे ही मिल रहा है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। इसको दोस्तों यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। बाकी आप लोग को वेव की वगैरह चाहिए थी या नहीं नीचे बिल्कुल कमेंट में लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर चेंज क्या हुई है उस पर जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कलर के बारे में बता दूं। पहले दोस्तों आप लोगों को सिंगल चैनल और डुअल चैनल ABS दोनों का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ डुअल चैनल ABS के ऑप्शन मिल रहा है। बाकी डुअल चैनल में सबसे पहले कंपनी ने ये जो ब्रुकलिन ब्लैक कलर है इसी के साथ डुअल चैनल ABS को लॉन्च करा था। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने देखा था कैरिबियन ब्लू, देन रेसिंग रेड में भी डुअल चैनल ABS आ चुकी है। देन हाल फिलहाल में कंपनी ने यहाँ पर पर्ल जो व्हाइट कलर है, पोलर स्काई ब्लू है, उसमें भी कंपनी ने डुअल चैनल ABS का ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है। बाकी जो जितने भी कलर्स है वो आप लोगों ने डुअल चैनल ABS की स्क्रीन पर भी अभी देख लिया है। आपको सबसे बेहतरीन कलर कौन सा लगता है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखना प्लीज मत भूलिएगा दोस्तों। और अब दोस्तों बात करते हैं कि यहां पर आप लोगों को चेंज क्या देखने में मिल रहा है। देखिए पहले अगर आप लोग देख रहे हैं जब मतलब ये बाइक लॉन्च हुई थी, देन अभी E20 इंजन में भी आप लोगों को DTSI टेक्नोलॉजी मिलता था। इसका ब्रांडिंग कंपनी यहां पर किया करती थी, DTSI डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। और वहां पर दोस्तों आप लोगों को दो स्पार्क प्लग देखने को मिलता था। एक बार मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा। इस साइड अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो स्पार्क प्लग है वो यहाँ पर देखने में मिल रहा है। पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर भी एक स्पार्क प्लग देखने को मिला करता था जो अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कंपनी ने यहाँ पर DTSI जो है उसको यहाँ पर अभी रिमूव कर दिया, उसकी ब्रांडिंग भी कंपनी ने यहाँ से हटा दिया। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंजन की जो कैपेसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं हुई है। अभी भी आप लोग को यहाँ पर 164.82 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल्टरेटेड इंजन यहाँ पर आपको मिल रहा है। इनफैक्ट पावर फिगर्स में भी कोई चेंज नहीं है। 16 PS की मैक्स पावर और 14.65 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क जैसे पहले आप लोग को मिल रहा था सेम अभी भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। इससे भी कोई चेंज नहीं हुई है। अब दोस्तों ये जो DTSI चेंज हुई है, अगर आप समझ रहे हैं कि भाई इसकी वजह से प्राइस में ड्रॉप हुई है या प्राइस इंक्रीज हुई है, दोस्तों ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसे पहले आप लोगों को E20 वर्जन में आप लोग को DTSI वाली टेक्नोलॉजी में जितनी प्राइस मिल रही थी अभी भी उतनी मिल रही है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं वेस्ट बंगाल कोलकाता में आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1,59,615 रुपीज तक में ये अभी भी आप लोगों को मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग इसकी ये इंजन काउल अगर आप देख रहे हैं तो इसकी जो क्वालिटी है फाइबर की है ये भी काफी तगड़ी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों डिजाइन वाइज भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो एंटायर गाड़ी में कोई चेंज नहीं हुई है, सिर्फ ये जो DTSI टेक्नोलॉजी है इसको यहाँ पर हटाया गया है। तो चेंज क्या हुई है दोस्तों वो मैंने आप लोग को अभी बता दिया है। बाकी चलने में क्या डिफरेंस कोई समझ में आता है बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ DTSI टेक्नोलॉजी, बिल्कुल दोस्तों राइड के दौरान बात करने वाले हैं। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर की ऑन भी करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई जो फर्क है वो समझ में नहीं आएगा। फर्क दोस्तों आप लोगों को तब समझ में आएगा जब आप इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं। जैसे आप इग्निशन को ऑन करते हैं यहाँ पर जो LED DRL है वो आपको जलता हुआ दिखेगा और यहाँ पर बाई फंक्शनल प्रोजेक्टिव LED हेडलैम्प भी जलता हुआ दिखेगा, जिसको अगर आप चाहें तो विद द हेल्प ऑफ दिस की आप इसको यहाँ पर ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको यहाँ पर ऑफ कर दिया है। बाकी दोस्तों मैंने इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा चलाया हुआ है तो रात के टाइम पे ना इसकी जो थ्रो है वो काफ़ी बढ़िया निकल कर आती है। और एक बार दोस्तों मैं इसको दोबारा यहाँ पर ऑन करना चाहूँगा ताकि बता सकूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना इसकी के हिसाब से आप यहाँ पर इसकी जो हाई बीम में लो बीम में इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए इतनी ज़्यादा धूप है लेकिन फिर भी आप लोगों को इतनी बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। और यहाँ पर अगर आप पास लाइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं कह सकता हूं दोस्तों रात के टाइम पे इसकी थ्रो बहुत बढ़िया निकल कर आती है। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह प्लान कर रहे हैं लाइट की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फील नहीं होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर की को ऑलरेडी मैंने बंद कर दिया है। फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह आप कह सकते हैं कि सेमी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ये जो बर्ड टर्न इंडिकेटर्स है फ्रंट में आप लोगों को वो यहाँ पर देखने में मिल रहा है। नीचे अगर आप आ रहे हैं तो डुअल फ्लैप के साथ ये जो फाइबर की मडगार्ड है वो भी आप लोग देख पा रहे हैं। और नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों 100/80 सेक्शन की सेम टायर विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जैसे पहले मिल रहा था सेम आपको अभी भी मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग ब्रेकिंग देखते हैं तो अब जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था सिंगल चैनल ABS अभी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ अभी डुअल चैनल ABS का ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं ABS का रिंग पे आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है और 300 mm की जो बड़ी सी डिस्क है वो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो
क्रेमिका की एक प्रीमियम ब्रांड जैसे कैलिपर के साथ यहाँ पर आ रही है। रिफ्लेक्टर आप देख पा रहे हैं और 37 mm की यहाँ पर जो टेलीस्कोपिक फोक है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी कंप्लीट यहाँ पर सेटअप में कोई चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं विथ अपाचे 164 भी, ठीक है, या फिर 2B से भी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली टायर हो, ब्रेकिंग हो या फिर सस्पेंशन हो, यहाँ पर आपको बेहतर मिल रहा है। बाकी दोस्तों ब्रेकिंग में सिर्फ मैं यहाँ पर डिस्क कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी मतलब 164 भी में अपाचे में डुअल चैनल ABS का जो ऑप्शन है वो मिलना शुरू हो चुका है। बाकी दोस्तों उसकी वीडियो भी चैनल पर बहुत जल्द आएगी जैसे ही वो बाइक शोरूम पर अवेलेबल होती है। अब दोस्तों चलते हैं इसकी रियर सेक्शन पर, और उससे पहले एक चीज़ और आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो आप स्क्रैच गार्ड देख पा रहे हैं ये छोटू सा है लेकिन काफ़ी तगड़ा सा है, और भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी क्रैश करती है, साइडवाइज गिरती भी है तो डेंट या फिर जो स्क्रैचेस लगने की पॉसिबिलिटी होती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब दोस्तों अगर आप लोग ये फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी देखते हैं तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा ही मिल रहा है, चाहे आप अगर ये ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं ये भी काफ़ी तगड़ी है। अब दोस्तों पहले की तरह ही आप लोगों को यहाँ पर अभी भी जो अंडरव्हील एग्जॉस्ट है वही मिल रहा है, और इसका जो साउंड है दोस्तों वो भी आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस DTSI रिमूवल यहाँ पर साउंड में मुझे बहुत ज़्यादा कोई चेंज जो है वो समझ में नहीं आई है। अगर आपको आ रहा समझ में तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ये अंडरव्हील एग्जॉस्ट है तो आप देख सकते हैं क्लीनर सा लुक यहाँ पर निकल कर आ रहा है, और आप लोग को यहाँ पर ये जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है वो यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों अगर इग्निशन ऑन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में यहाँ पर ये जो LED टेल लैंप है वो आप लोगों को जलती भी नहीं दिखेगी। जैसे आप इग्निशन को ऑन करेंगे ये भी आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। सेम फ्रंट की तरह यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर्स है जो कि बल्ब की है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, रिफ्लेक्टर मिल रहा है नंबर प्लेट लगाने की जगह, और साथ ही अगर आप इसकी इग्निशन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर भी आप लोग को जो एक लाइट है जो कि नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करेगी वो यहाँ पर आपको जलती हुई दिख जाएगी। अब रेयर सेक्शन में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी तगड़ी सी ये जो मतलब टायर अगर है वो मिल रहा है दोस्तों, तगड़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा तगड़ी आप लोग को मिलती है। तो आप कह सकते हैं कीचड़ से भी आप लोग को काफ़ी हद तक राहत बिल्कुल दिलाती है। रियर में दोस्तों सेम मतलब जैसे आप लोग को पहले 130/70 सेक्शन का टायर मिला करता था वही आप लोगों को अभी भी मिल रहा है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी दोस्तों एलॉय व्हील चाहे ये रियर हो चाहे फ्रंट हो, डिज़ाइन दोनों का ही सेम है, और कैसी आप लोग को लगती है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखना ना भूलिएगा। अब अगर आप लोग इसकी ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर 230 mm की जो ब्रेकिंग है वो आप लोग को मिल रहा है। ABS का जो मतलब रिंग है वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप लोगों को जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो भी मिल रहा है। अगर आप इसको अपाचे से भी कंपेयर करते हैं 164 से प्राइमरीली मैं कह रहा हूँ तो वहाँ पर भी आपको मोनोशॉक मिलेगा। टायर वहाँ पर भी 130/70 है लेकिन ये रेडियल नहीं है, वहाँ पर वो रेडियल है तो वहाँ पर थोड़ी सी एडेड एडवांटेज है। बाकी डिस्क वहाँ पर भी अभी बड़ी हो गई है लेकिन हाँ अभी भी यहाँ पर आप लोग को बड़ी ही देखने में मिल रही है जो कि 230 mm की है, ठीक है। और अगेन दोस्तों अगर मैं आप लोग को इसकी लेफ्ट साइड के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है वो आप लोग को पहले से ही देखने में मिल रहा है, लेकिन लेडीज फुटरेस्ट जो है वो आप लोग को अलग से यहाँ पर इंस्टॉल करवाना होगा। बाकी दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, मतलब 200 से 250 रुपये के बीच में आप अगर चाहें तो लेडीज फुटरेस्ट भी यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो मतलब ओपन इंजन सिस्टम है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, तो थोड़ा सा इसकी मेंटेनेंस पे ध्यान देना होगा, मतलब क्लीनिंग लूबिंग पे, ताकि इसकी परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों ही आपको सही मिल सके। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेन स्टैंड है वो आप लोग को मिल रहा है, साइड स्टैंड मिल रहा है, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर काफ़ी हद तक ये आप लोग को ऑन रोड जो सेफ्टी है वो एनहांस कर देती है। साथ ही जैसे पहले आप लोग को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा था, 1 डाउन 4 अप, अभी भी आप लोग को सेम मिल रहा है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। अब दोस्तों अगर डायमेंशन के बारे में बात करी जाए तो सीट हाइट जो है आप लोग को 795 तक की मिल रही है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर आपकी हाइट 5'3", 5'4" तक की भी है, बाइक को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर आप देख रहे हैं सीट दोस्तों तो आप लोग को डेफिनेटली स्प्लिट सीट मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं पल्सर का जो लोगो है वो भी आप लोग को मिल रहा है। स्पेशियस है, चाहे आप राइडर हैं चाहे आप पिलियन हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा स्पेस की वजह से। और कुशनिंग वगैरह अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो राइड के दौरान इसके बारे में बात करेंगे। और पीछे पकड़ के बैठने के लिए पिलियन के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ा सा जो ये स्प्लिट ग्रैब हैंडल है वो भी आपको मिल रहा है। टैंक अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये 14 लीटर्स की जो मेटालिक टैंक है वो यहाँ पर मिल रही है, और माइलेज दोस्तों आप 40 से 45 के बीच में यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग एटलीस्ट 60 से 70 किलोमीटर/आवर तक की जो स्पीड है उसमें अगर आप मेंटेन करते हैं। यहाँ पर अगर आप टैंक आउल देख रहे हैं तो फाइबर की क्वालिटी इसकी भी काफ़ी सही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पल्सर का जो लोगो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अब अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं दोस्तों 165 mm की आपको मिलती है। आप कह सकते हैं कि सिटी राइड्स वगैरह के लिए काफ़ी ठीक ठाक ही इसको माना जा सकता है। अब अगर आप इसकी वेट देख रहे हैं दोस्तों तो बेशक 154 किलोग्राम तक की इसकी वेट आप लोगों को मिलती है, लेकिन हाँ अगर आप लोग अपाचे में जाते हैं
146 किलोग्राम है। अब कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो न्यू जो मॉडल है उसमें कंपनी ने और मतलब कुछ वेट घटा दिया अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोग्राम्स तक। बाकी आई एम ऑल्सो ईगरली वेटिंग फॉर द बाइक। जैसे ही 164 पे अपाचे आती है शोरूम पे डुअल चैनल ABS वाली, आप लोगों के लिए मैं अगेन कह रहा हूँ, उसकी भी जो रिव्यू है बहुत जल्द आने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इसकी जो हैंडल बार इसके बारे में बात करते हैं, देन चलेंगे इसके राइट पे। आप देख सकते हैं नॉर्मल सी हैंडल बार है जैसे पहले मिला करता था, कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुई है। पास लाइट की स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल्स, इट्स डिसेंट, मतलब हॉर्न बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूँगा, इट्स डिसेंट। और यहाँ पर इंजन किल स्विच आपको मिल रहा, हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने का स्विच, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी सुन ही लिया है। साथ ही दोस्तों एक बढ़िया चीज़ है वो है इसकी ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, जो कि आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो ऑन द गो अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह कर रहे हैं तो मोबाइल को भी आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। एक बार दोस्तों इसकी जो मीटर कंसोल इसको ऑफ करके ऑन करें, बेजल लेस या फिर आप इसको इन्फिनिटी मीटर कंसोल कर सकते हैं। और जैसे आप इसको ऑन करते हैं पूरा एक बार स्वाइप भरती है। अब ये पल्सर की सिग्नेचर स्टेप है, इसलिए कंपनी ने इसको हटाया नहीं है, सेमी डिजिटल ही रखा है। चाहे तो डिजिटल भी मतलब डिजिटल भी बना सकती थी, लेकिन ये जो सेमी डिजिटल चीज़ है ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। देन बैटरी इंडिकेटर, देन इंजन मैल फंक्शन लाइट, टैकोमीटर आप लोगों को मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, गियर पोजीशन सेंसर है, आप देख सकते हैं जो ओडोमीटर है वो आपको दिखा रही है, टाइम भी आप लोग को यहाँ पर दिखा देगी। अगर आप यहाँ पर मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग को यहाँ पर ट्रिप 1, देन ट्रिप 2, देन आप लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी, देन ये जो टाइम है और अगेन जो ओडोमीटर है इस पर दोबारा लॉट किया जाता है। बाकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखती है। ABS का सेंसर, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो RPM शिफ्ट लाइट है, न्यूट्रल सेंसर, देन अगर आप कोई यहाँ पर इंडिकेटर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाती है। बाकी दोस्तों आईना वगैरह के बारे में आगे हम लोग यहाँ पर चलते हुए बिल्कुल बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने यहाँ पर बाइक के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली है। एक चीज़ मैं आपको दोबारा यहाँ पर कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप टैंक पे देखते हैं तो E20 की जो स्टिकरिंग है वो आप लोग को मिल रही है। मतलब ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये फ्लेक्सफुल कंपैटिबल है, मतलब OBD2 की अपडेट तो इसको मिली ही है। साथ ही अगर E20 फ्यूल से मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्सफ्यूल के साथ भी अगर आप इस इंजन को रन कर रहे हैं तो बाइक आराम से रन करेगी। बाकी नॉर्मल फ्यूल जो अभी मार्केट में मिला करता है उसके साथ भी ये इंजन आराम से रन कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मैं आप लोगों को कह दूं कोलकाता में ऑलरेडी E20 फ्यूल मिलना स्टार्ट हो चुका है। आपके शहर में भी अगर मिल रहा है दोस्तों तो प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा ताकि हम सबको पता चल सके। और चलिए दोस्तों अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं राइड पर, अंदर देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस राइड करते वक्त आपको कैसी मिलती है। दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की करते हैं शुरुआत। हम इंजन चेंजेस के बारे में तो बात करेंगे ही चलते वक्त क्या फील होती है या नहीं, लेकिन सीट दोस्तों पहले आती है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आप एक कंफर्टेबल सीट पर बैठे हैं, ना सॉफ्ट है ना आपको हार्ड महसूस होगी, डेफिनेटली स्पेशियस तो ये है ही। मैं बेसिकली राइडर जो सीट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि बढ़िया रिस्पांस देती है भाई। अगर आप मतलब इनिशियल रिस्पांस अगर आप देख रहे हैं, आप अकेले एज अ राइडर राइड कर रहे हैं या फिर अगर आप पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हैं, मोटा मोटा बात यह है कि आप लोगों को जो पावर की कमी है वो यहाँ फील नहीं होगी। इनिशियल जो एक्सेलरेशन है, जो रिस्पांस आप लोगों को काफ़ी बढ़िया ही देखने को मिलता है। बाकी कंपनी तो टॉर्क ऑन डिमांड जैसी जो टेक्नोलॉजी है क्लेम करती है कि कंपनी ने यहाँ पर मतलब दे रखी है ताकि आप कोई सा भी RPM रेंज पर चला रहे हो, आप लोग को यहाँ पर जो पावर है या टॉर्क है उसकी कमी फील ना हो। कंपनी जो कहती है दोस्तों इनफैक्ट आप लोगों को यहाँ पर ये देखने में भी मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी एक बढ़िया सा चीज़ बनता है। बाकी अगर दोस्तों आप लोग इसकी राइडर पोजीशन देखते हैं तो ये जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ दोस्तों, हल्का सा सामने की तरफ मैं यहाँ पे झुका हुआ हूँ और आप अगर फुट पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा रेयर फिटेड है। तो दोस्तों वो जो स्पोर्टी स्टांस है ना वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। और साथ ही जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्पेशियस सीट है। अब मैं ये भी कह सकता हूँ आप अगर पिलियन के हिसाब से भी राइड कर रहे हैं ना तो भी आप लोग को यहाँ पर जो स्पेशियस सीट है वो यहाँ पर मिल रही है, तो सीट की वजह से आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट थोड़ा सा वो जो स्पोर्टी स्टांस जो आपको मिल रहा है उसकी वजह से चलाने में भी आप लोगों को बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है। और पकड़ के पीछे बैठने के लिए पिलियन के पास तो ग्रैब हैंडल है ही, तो इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम में इशू आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होगी। अब दोस्तों अगर इंजन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करी जाए तो ये जो आप क्लच देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर आपको असिस्टेंट सीट पर क्लच नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी असिस्ट के ना होते हुए भी दोस्तों यहाँ पर जब आप क्लच देख रहे हैं तो ये इतनी ज़्यादा लाइट है ना, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई 100 सीसी की जो बाइक्स होती हैं उनमें आप लोगों को जैसा क्लच देखने को मिलता है ना उतनी हल्की उतनी सॉफ्ट क्लच आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि गियर जो शिफ्टिंग वगैरह है वो कैसी है दोस्तों, तो पहले की तरह ही है। गियर बॉक्स में तो कोई चेंज हुई नहीं है, आप अप शिफ्ट कर रहे हो, आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, मक्खन जैसे शिफ्ट हो रही है दोस्तों। और एक हल्का सा वो जो क्लिक साउंड है ना वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलता है, तो सेटिस्फैक्टरी आपको समझ में भी आ जाता है कि हाँ आपने जो शिफ्टिंग की है वो एक्चुअल में हो चुकी है। तो जैसे मैं आपको हर वीडियो में दोस्तों जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो मैं आपको यहाँ पर भी करके बताता हूँ, जो मैं आप लोग को हर वीडियो में बताता हूँ। और चलिए देन इसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे कि भाई मतलब कितनी सही है इसकी परफॉर्मेंस। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे रख दिया है 3 हॉर्न के साथ।
0 to 60 डेफिनेटली आप लोगों ने देख लिया है. नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100. और ये भी इसने आराम से अचीव कर लिया है. बाकी दोस्तों N160 पहले से ही मशहूर है इसकी स्मूथनेस के लिए. मतलब वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं 90-100 तक भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है. स्टेबिलिटी की तो प्रॉब्लम है ही नहीं दोस्तों. और मैं ये कह सकता हूँ कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप देख रहे हैं 100-110 तक भी अगर आप जा रहे हैं तो हाईवेज पे अगर आप जा रहे हैं दोस्तों आराम से 100 की स्पीड पे तो आप क्रूज कर ही सकते हैं. लेकिन दोस्तों वहाँ पे माइलेज घटेगी. मैं कहूँगा आप 60 से 70 के बीच में चलाइए. इवन एट द हाईवे तो आप लोगों को माइलेज वहाँ पर 40 से 45 किलोमीटर तक की जो बीच पे रेंज है वो देखने को मिलेगी. बाकी अगर आप इस बाइक के ऑलरेडी ओनर हैं तो माइलेज आपको कितना मिल रहा है दोस्तों बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं. अब दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं. DTS से हटने की वजह से क्या आपको यहाँ पर कोई चेंज फील हो रही है? अब देखिए दोस्तों मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगर आप इसको माइन्यूटली परखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जब आप इनिशियल एक्सीलरेशन देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर आपको यहाँ पर बिल्कुल ये देखने में मिल रही है. साथ ही दोस्तों अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो वो भी यहाँ पे हल्की सी टेस्ट हो जाएगी. 165 की ग्राउंड क्लियरेंस है तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम जो है वो फील नहीं करा रही है. अब अगर मैं आप लोगों को ब्रेकिंग के बारे में बताऊं दोस्तों तो डुअल चैनल ABS है. जैसे मैं हर वीडियो में करता हूं दोस्तों, पहले इसको 60 तक ले चलते हैं, देन फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे. एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाई 63 तक चले गए थे. ओहो भाई साहब दोस्तों मानना होगा मतलब बजाज ने ना एक मास्टरपीस पैदा किया हुआ है भाई. बहुत बढ़िया है ब्रेकिंग रिस्पॉन्स. मतलब ये जो आप लीवर देख रहे हैं ब्रेक की ये थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पे है, तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा पुल करेंगे ना तो आपको बेहतर रिस्पांस मिल रहा है. और ब्रेक बाइट फीडबैक दोस्तों आप लोगों को दबा के मिल रहा है. यहाँ पे कोई इसमें आपको कमी फील नहीं होगी. 300 mm की फ्रंट जो डिस्क है ब्रेक बाइट फीडबैक काफ़ी बढ़िया दे रही है और आपको कोई शिकायत यहाँ पर नहीं होगी. ठीक है. सेम दोस्तों चलिए इसकी जो रियर है उसको भी अप्लाई करते हैं. सेम वाला स्पीड ऑफ 60 और 63 तक ये भी चली गई थी भाई. ये देखिए हाँ ये प्रोग्रेसिव नेचर की है, लेकिन भाई ये भी तो है कि यहाँ पे धूल रेत वगैरह गिरा हुआ है लेकिन फिर भी जो है गाड़ी फिसली नहीं है. तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात बनती है कि अब हाँ ये एक बात भी है कि अभी तक मुझे ABS की इंट्रूशन फील नहीं हुई है और गाड़ी फिसली भी नहीं है, तो ये उससे भी बढ़िया बात बनती है. बाकी दोस्तों एक बार इसको मोड़ते हैं. टर्न रेडियस देखिए दोस्तों, पैर नीचे रखे बिना ही हम लोगों ने इसको मोड़ लिया है और टर्न रेडियस भी काफ़ी शॉर्ट है. तो ये तो भाई और एक सोने पे सुहागा वाली बात है कि अगर आप मतलब सिटीज़ वगैरह में चला रहे हैं जहाँ पर आपको यूटर्न्स वगैरह लेना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्विक यूटर्न्स वगैरह भी ले सकते हैं और मतलब आपको वो जो डर है वो भी फील नहीं हुआ कि भाई मतलब लेते हुए मैं गिर सकता हूँ, या फिर अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो गिरने का वो जो डर वगैरह वो आप लोग को यहाँ पर फील नहीं हुई है. बाकी दोस्तों ये सस्पेंशन के अंडर आती है जिसके बारे में आगे बात करेंगे. अब जैसे मैं ब्रेकिंग के बारे में कह रहा था, एक बार इसको दोबारा ले चलते हैं 60 तक एंड देन रियर और फ्रंट को एक साथ अप्लाई करेंगे. एंड रियर विथ फ्रंट अप्लाइड. ये तो भाई गजब है. मतलब ब्रेकिंग एक ऐसा इसकी मतलब एक पोजीशन है ना दोस्तों इस गाड़ी की, मतलब मेरे हिसाब से इसको मात देना बहुत मुश्किल है. मतलब ब्रेकिंग के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया रिस्पांस निकाल कर देती है. और जब आप यहाँ पर रियर के साथ फ्रंट ब्रेक को पहले रियर एंड देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो इसमें से और अच्छी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है. तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी बढ़िया ओवरऑल जो ब्रेकिंग है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है. अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट सस्पेंशन एंड हैंडलिंग. सस्पेंशन दोस्तों नो डाउट चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो दोस्तों आप लोगों को ये थोड़ी सी मिड साइड पर देखने को मिलेगी. अब इसका कारण ये है दोस्तों क्योंकि ये 160 सीसी सेगमेंट में आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप इसको मतलब डेली राइड्स के लिए यूज़ करेंगे. मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इसको सिटीज़ में चला रहे हैं तो भी आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर आप इसको मतलब थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड्स पे लेके जाना चाह रहे हैं तो भी आप आराम से ले जाइए, वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. अब अगर आप सिटी राइड्स में जा रहे हैं कॉर्नरिंग आप करेंगे, या अगर आप मतलब हाईवेज पे जा रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पर खींचने की कोशिश करेंगे. 125-30 तक भी जा सकती है, ठीक है. और अगर आप ऊबड़ खबर रास्तों पर चला रहे हैं तो भी आपको काफ़ी हद तक ये हेल्प करती है कि आपकी जो बैक उसको झटका ना लगे. तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जो सस्पेंशन है दोस्तों वो भी आपको काफ़ी यहाँ पर अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो निकाल कर देती है. अब दोस्तों इस गाड़ी को मैंने बहुत ज़्यादा चलाया हुआ, ये मैं जो भी आप लोगों से कह रहा हूँ एक एक शब्द मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है. और अब दोस्तों अगर हैंडलिंग के बारे में बात की जाए तो 154 किलोग्राम की वेट है. तो ये जब आप कर रहे हैं दोस्तों ट्रस्ट मी गाड़ी की जो वेट है वो आपको समझ में नहीं आ रही है. इनफैक्ट एक बात ये भी है दोस्तों कि इस गाड़ी की जो वेट है ना इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो स्टेबिलिटी है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सेलरेशन के वक्त बताया स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. उसका एक कारण ये भी है कि इसकी जो वेट है ना वो हेल्प करती है कि भाई आप गाड़ी को स्टेबल रखें. बाकी हाँ एक्सेलरेशन के टाइम पे भी वेट की वजह से बहुत ज़्यादा कोई एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम नहीं है. और अगर आप स्टेबिलिटी में भी ये इसकी वेट हेल्प कर रही है तो भाई ठीक ठाक है ना. मतलब 160 सीसी की बाइक है दोस्तों, कहाँ आप इसको लेके हर वक्त मतलब रेसिंग वगैरह करने वाले हैं ना. तो स्टेबिलिटी अच्छी हो, हैंडलिंग अच्छी मिले, सस्पेंशन अच्छी मिले और एक्सेलरेशन आप लोग को ठीक ठाक देखने को मिल जाए. साथ ही माइलेज अगर 40-45
35-40 किलोमीटर तक की दे रही है तो भाई और अच्छा ही, मतलब आप बाइक में ढूंढ ही कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भाई बड़ाई कर रहे हैं आप, बड़ाई नहीं दोस्तों, मैं अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है विद दिस बाइक वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब साथ ही दोस्तों अगर आप लोग हैंडलिंग में देख रहे हैं तो वेट बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है, साथ ही आप लोगों को मतलब ये जो मिरर है बहुत बढ़िया, इसकी जो रियर व्यू है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। देन राइडर है, पिलियन है, स्पेशियस सीट है, स्पोर्टी स्टांस आपको देखने को मिल रहा है, कंफर्टेबल सीट आप लोग को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों मिला जुला के अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया जो हैंडलिंग है, जो एक्सीलरेशन है, जो ब्रेकिंग है वो आप लोग को इस बाइक में से देखने को मिल रहा है। तो बाइक के बारे में दोस्तों कंप्लीट हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं और चलिए अब देखते हैं दोस्तों कंक्लूजन में कि ये बाइक खरीदना 2024 से आगे आने वाले सालों में कितना बेहतरीन आप लोगों के लिए हो सकता है। दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन, क्या यहाँ पर आपको बाइक खरीदना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा दोस्तों DTS से हटने की वजह से एक्सीलरेशन में हल्की सी चेंज के अलावा आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल राइड में और बहुत ज़्यादा कोई फर्क समझ में नहीं आएगा। जैसे बाइक पहले परफॉर्म करा करती थी अभी भी वही परफॉर्म कर रही है। अगर आप कंपैरिजन देखते हैं दोस्तों तो क्योंकि हीरो क्लेम करती है 160R4 भी फास्टेस्ट बाइक है, तो एक्सेलरेशन में ये बाइक कहीं ना कहीं उसको भी टक्कर दे देती है। तो कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन में ये आपको काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट निकाल कर दे देगी। बाकी 164 भी जो अपाचे में आती है दोस्तों, वो जो बाइक है वो भी मतलब आप कह सकते हैं कि बेस्ट आप लोगों को जो पावर फिगर्स है वो वहाँ पर देती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, राइड मोड्स वगैरह है। तो उन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों आप अपाचे 164 भी खरीद सकते हैं या फिर आप हीरो की जो 164 भी वो भी खरीद सकते हैं। तो प्राइस अगर आप देख रहे हैं दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 तक आती है। और अगर आप 160R4 भी हीरो की देख रहे हैं या फिर अगर आप मतलब अपाचे 164 भी में जा रहे हैं तो वो भी आप लोग को 1,60,000-65,000 तक में मिल जाएगी। तो प्राइस में बहुत सारा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। लेकिन जब आप इस बाइक पे आ रहे हैं ना दोस्तों, सबसे पहला तो है कि आप लोग को जो प्रोजेक्टिलिटी हेडलैम्प है रात में राइड करते वक्त काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। डुअल चैनल ABS है तो सेफ्टी भी आपकी बढ़ती है और एक्सेलरेशन तो मैंने आपको बताया ही है कि काफ़ी तगड़ा आपको मिलता है। सीट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, थोड़ी सी स्पोर्टी भी है, तो ओवरऑल आपको एक अच्छा राइड जो कंफर्ट है वो भी निकाल कर देती है। ऑन द गो आप लोग को मोबाइल चार्ज करने के लिए भी यहाँ पर मिल जाता है। और अभी दोस्तों मैंने कहा था कि वेट की वजह से ना थोड़ा सा आप लोगों को जो स्टेबिलिटी यहाँ पर बेहतर भी मिल रहा है। अब दोस्तों मैं वेट को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब वेट की वजह से स्टेबिलिटी में थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पर बेहतरी देखने में मिलती है, इसकी एक प्लस पॉइंट है। अब अगर वेट कम होती तो शायद यहाँ पर इसकी जो टॉप स्पीड है वो शायद थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, तो वो भी आप कह सकते हैं कि एक मतलब एक एडवांटेज होती अगर इसकी वेट थोड़ी और कम होती। तो दोस्तों ये मतलब मिला जुला के अगर आप कहेंगे तो हर एक चीज़ की एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, तो मैंने आपको दोनों ही यहाँ पर बताया है। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को बजट मतलब 1.5 लाख से 1,60,000-65,000 के बीच में थी, आपको एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक, अच्छी उसमें हैंडलिंग, अच्छी आप लोग उसमें ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन और टॉप ऑफ ऑल अच्छी सेफ्टी आप लोगों को चाहिए थी और माइलेज भी आप लोगों को 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए थी, तो मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं दोस्तों DTS से हटने के बाद भी 2024 बजाज पल्सर N160 आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चॉइस बिल्कुल बन सकता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। DTS से हटने के बाद क्या आपको ये बाइक खरीदना अभी विजिबल लगता है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।